मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत किया। वो इस अवसर पर सीएम मोहन ने सरकार जो सहकारी संस्था थी उनके किसान सदस्यों के लिए माइक्रो एटीएम का शुभारंभ किया, जिससे कि किसानों को डिजिटल लेन देन में सुविधा मिलेगी। वो इस दौरान उन्होंने सहकारिता से जुड़ा हुआ अपना अनुभव भी शेयर किया। आइए जानते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। इसीलिए हम कदम कदम पे क्या क्या कहते दिखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब ये सहकार का ही तो अर्थ है, इसके अलावा कहाँ है? जो सबके सुख की कामना करे, सबके लिए अपना कोई भी लाभ का आप टैक्स बनाते हो, समिति देना है क्या? आप लाभ में सबको सहकारी के मतलब सबको सहकार देना चाहते हो ना, सबको जोड़ना चाहते हो। और ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो बात कहते हो वो भी क्या है? यही तो है वसुदैव कुटुंबकम। ये क्या है? यही तो है जो हम अपने छोटे से छोटे गांव में और उस गांव की छोटी इकाई को भी वेद वाक्य की दृष्टि से अगर कहोगे तो इसमें हम बहुत और बड़ी बात करते हैं, जो देशों की सीमा से उठ करके, विश्व के सभी देशों की सीमा से उठ करके प्रकृति के साथ जोड़ने की बात करते हैं। जत पिंड है तत् ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है। ये वहां तक जोड़ के बात करते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ी बाहर ज्यादा हो जाएगी। वापस हम सहकारिता में आते हैं, तो सहकारिता में आकर बात कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही कि सहकारिता की बात कर रहे हैं तो सहकारिता के आयाम कितने हैं? सहकारिता के आयाम में कोई कैसे छूट सकता? सबको समाना पड़ेगा, सब कुछ सबके साथ आना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको उस तरह से भी देखते हैं कि जैसे हमने अभी अपनी कल्पना की है नए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, पहले तो अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व सहकारिता का जितना बड़ा महत्व है, उतने बड़े महत्व को समझते हुए एक तरह से ये जो बहुउद्देशीय सहकारी समिति की कल्पना की गई, ये उसके मूल में वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुदैव कुटुंबकम के छोटे भाव को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सबके लिए कल्याण की कल्पना है। और इसीलिए इसमें सरकार के सबसे समझदार, ताकतवर और इसकी महत्ता समझ करके माननीय गृह मंत्री जी को काम दिया। ये हमारे लिए, माननीय मोदी जी के लिए और माननीय अमित शाह जी के इतना बड़ा काम, जिसके आधार पर हमको इसको नीचे तक कहां तक उतारना है। और इसीलिए हमारी सरकार ने भी लगातार उस पर ध्यान देते हुए, जब हम अपने वर्तमान के मध्य प्रदेश की बात करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम तो भाग्यशाली कि हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अदरवाइज सहकारिता के अंदर की दुनिया खबी ही जाने, खबी की भाषा भगवान ही बचाए। मैं तो परमात्मा की दया से वर्षों से सहकारिता से जुड़ा भी रहा, लेकिन दूर भी रहा। अच्छे खासे आदमी की 12 बजाना तो सहकारिता समिति में भेज करके उस पर जांच बिठा दो। भगवान जाने कैसे बाहर आएगा, वो जाने, और वो तो परमात्मा जाने, उसके अलावा तो कोई नहीं बता। और किसी को निकालना है तो ये मायावी भगवान के अलावा कोई जानते तो सहकारिता के अधिकारी जानते कैसे निकालना हो। ये वाकई परमात्मा की लीला थी। लेकिन इस लीलालय में से अब ये जो नई भावना लाए, ये सच्चे अर्थों में सब चीजों का सरलीकृत करते थे, इसलिए मैनुअल का लोकार्पण किया। मैं बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन को। इस बुक को पढ़ोगे इसमें सारी बातें मिल जाएगी। अदरवाइज तो आधे तो छिपा के रखते, कौन कौन से परिपत्र निकल कर पता ही नहीं चलेंगे। जब आप फंसोगे तो निकल के आएगा हाँ ये नहीं गया था। मैं भी उस चीज का भुगत भोगी, मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं अपने 90 बाणों के बाद थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। 90 बाणों की बात होगी। उज्जैन में मुझे लगा कि एक सहकारी समिति बनाना चाहिए और सहकारी समिति बना करके लोगों को मकान देना चाहिए, और मकान सस्ते बना दो तो सब ले लेंगे, उसमें क्या गलत है। अब हमने अपने स्तर पे सारी पंचायती करने के बाद वो प्रस्ताव बना उनके कंप्लीट करके लेकर के आए। उस समय
वल्लभ भवन में वो प्रस्ताव पहुंचा और पहले तो नीचे से ही बोलते रहे लोग कि भाई ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बंद है। तो हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है भाई? सोसाइटी अगर हाउसिंग बंद हुई है तो सोसाइटी बोले नहीं ये बंद है। हमने कहा ठीक है चलो बंद है तो देखते हैं, चल तुम तो बढ़ाओ। बढ़ाते मेरे को रोज वो 2 कागज नए पकड़ा देते, मैं जमा करता फिर वापस जमा कर देता, फिर रोज नए कागज पकड़ा देते। फिर 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, मैं 8-15 दिन करते मैं भी जीत करके उनके सारे कागज की पूर्ति करके दे दो। धीरे धीरे नीचे वाला परेशान हो जाता, फिर वो ऊपर भेज देता, फिर वो ऊपर वाला चालू करता, फिर 1-2 कागज इसमें कम बताता, फिर रातों रात मेहनत करके फिर उसको पकड़ा देता, फिर उसके बाद वापस कर देता कि नहीं इसमें 2 कागज फिर कम है। मैं कहता तुम देख लो भैया अच्छे से इसमें क्या बचा है। वो कहता हाँ नहीं देख लिया आप ये दे दो, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। वो दे दिया फिर दूसरे दिन नए कागज पकड़ा देता, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़े। ये करते करते वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सहकारी समिति कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य में सहकारिता के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री अमित शाह की भावनाओं के अनुरूप पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर सहकारिता समितियों को सक्रिय करने और उन्हें व्यापक कार्य सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि इस आंदोलन के लिए तहत ही दूध उत्पादन, किसानों को लाभांश देना, दूध संग्रहण और साथ ही मछली पालन समेत जो विभिन्न प्रकार के काम हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा यह भी बता दें कि ये सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि इसे एक बड़े आंदोलन के रूप में देखने की बात की है और यह प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा। सारंगी के साथ शामिल हुआ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खास करके सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की भावना के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर नीचे से नीचे स्तर तक सहकारिता समितियों को व्यापक काम देने के लिए दूध का उत्पादन कराना, किसानों को उनका लाभांश देने के लिए दूध संग्रह का काम, मत्स्य उत्पादन का काम, सभी प्रकार के बहुउद्देशीय कामों को लेकर के एक तरह से ये आंदोलन चलेगा और ऐसे में उद्योगों तक की उनकी सहभागिता की कल्पना की गई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जब बड़ा काम इतना नीचे स्तर तक जा रहा है जिसमें सहकारिता की मूल भावना लाभ में सबका हिस्सा और समिति को पूरे पावर, इस भाव के आधार पर जो सहकारिता का आंदोलन चल रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा आज के अवसर पर जब हम सब इसमें शामिल हुए और धीरे धीरे करके ये प्रदेश भर में मूवमेंट बहुत बड़ा बनेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। वही भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का शुभारंभ करने के बाद सीएम मोहन यादव मुरैना पहुंचे, जहां पर सीएम मोहन रोटरी डिस्ट्रिक्ट और राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए, जहां सीएम ने हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया और इस हेल्थ कैंप के माध्यम से 3000 से अधिक नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई। इस कैंप में ख्याति प्राप्त चिकित्सक मौजूद रहे। आइए जानते हैं उन्होंने कार्यक्रम के संबोधन में क्या कुछ कहा। और ये 8 दिन लगातार चलने वाला है। हमारे यहाँ एक तरह से मेहमान भी है, इनको चुनौती भी है, इनको मरीज भी देखना, उनका इलाज भी करना है और मुरैना की गर्मी को भी सहन करना है। यह जोरदार अभिनंदन करो हमारे देश भर से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिनको अगर हम मिलने जाओ तो बड़ी मुश्किल से वो 2-2, 4-4 महीने बाद टाइम देंगे। उसके बाद भी उनकी अपनी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन ऐसे अभाव के बावजूद भी उनके मन की संकल्प शक्ति के भरोसे से वो आज हमारे बीच वास्तव में जिस दिन डॉक्टर बनते हैं उस दिन मानव सेवा का संकल्प लेते हैं। चिकित्सक बनना ये मामूली बात नहीं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आकर के हर आदमी के मन में, उसके मन में विश्वास बनाए रखना कि हाँ कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन डॉक्टर समान आपको जरूर देखा कि हाथ लगाओ तो ये उम्मीद रहती कि अब मैं बच जाऊंगा, अब मुझे कोई परेशानी आने वाली नहीं। जो व्याधि बाधा है वो सारी बाधाएं निकल जाएगी। ऐसे में ये पूरे आयोजन प्रयोजन के लिए कितने प्रकार से लोग जुटाए हैं, कौन सा वो क्षेत्र छोड़ा है, सब कुछ जोड़ा है। हर एक प्रकार के बीमारों के लिए जिस प्रकार से आपने आंकड़ा दिया है कि ये जो आज मरीज आए ये पहली बार नहीं आए, इसकी अपने आप में चयन किया गया है। अलग अलग प्रकार के बीमारों को उनकी अपनी बीमारी के आधार पर सबका अपना अलग प्रकार से एक कैटेगरी बनाई और चयन करने के बाद आज दोबारा जब लोग छांट के 5000 के आसपास मरीज बुलाए गए और 5000 मरीज में से भी जो आंकड़ा दिया है 3388 का, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है।
लेकिन उनके लिए भी सब प्रकार की प्रबंधन करने के साथ जिनका यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, इलाज हो सकता है, मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। और लगातार जिनका यहाँ नहीं होगा और बड़े स्थान पे जाना पड़े वहां ले जाएंगे, और उससे आगे भी कहीं जाना हो वहां ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, माननीय तनखा जी, माननीय भाई साहब को तो मालूम है, हमारी सरकार ने भी बीमारों को लेकर के कई सारे प्रयोग किए हैं। कई प्रकार के हमारे अपने, पहले तो जब से हमारी सरकार का गठन हुआ, हमारे यहाँ जाने अनजाने जो भी कुछ हुआ पुराने समय में, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, मेडिकल एजुकेशन अलग, दो अलग अलग मंत्री अलग अलग प्रकार से चलाते थे। हॉस्पिटल भी दो कैटेगरी के थे, एक सामान्य हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। हमने कहा भाई इसकी क्या जरूरत, ये एक ही में हो सकता है, एक डिपार्टमेंट एक मंत्री इसको चलाएगा। आते हमने कहा कि एक ही मंत्री शपथ लेंगे, दोनों विभागों को एक किया, ये जनता की सुविधा के लिए किया है, जनता का अनावश्यक पैसा क्यों बिखरे। और इतना ही नहीं, हमने तो ये कहा आने वाले समय में कि हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेज को और अच्छा करने के साथ साथ, और जो अच्छे हॉस्पिटल है, भविष्य में हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी अभी उस मेडिकल कॉलेज को हम अपने उसके कॉलेज संचालन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए दे देंगे और पढ़ाने के लिए वो अपना रास्ता बनाए। आने वाले समय में ऐसे कई प्रयोग किए। एक और प्रयोग किया है कि हमारे यहाँ पर गरीब आदमी के लिए, वही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जशपुर जिले के मयाली के मधेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर उपस्थित थे। साय ने बताया कि सीएम तीर्थ यात्रा योजना का दोबारा शुभारंभ 27 मार्च को किया जाएगा और इसके लिए इच्छुक जो भक्त हैं उनको कई तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि अयोध्या धाम रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 22,000 से ज्यादा भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने आह्वान किया इस पावन अवसर का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। देश के सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के टॉप उद्योगपतियों, बिजनेस लीडर्स से संवाद किया। इस अवसर पर सीएम साय ने राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। वहीं इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे जो क्षेत्र है उसमें कई बड़ी कंपनियों के 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैस्कॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स बैंगलोर के साथ अहम MOU भी साइन किया है। तो अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में NOC मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में कुछ तो होगा ही, इतने कम समय में मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा, कुशल श्रमिक होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसका आप लोग लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। मैं ये उम्मीद जताना चाहूंगा कि आपको उतना ही जल्दी बेहतर रिटर्न भी, हमारे पास कोयला, आयरन ओर, स्टील, बॉक्साइट समेत कई बेशकीमती खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 44% वन है। हमारे प्रदेश में देश का 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट है। हमें बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में
लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति ने हमें इस दुर्लभ खनिज का भी बेशकीमती भंडार दिया है। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल इंडिया में हमारी शानदार लोकेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रकृति के वरदान की तरह है। हम 7 राज्यों से कनेक्ट हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन में हमारे पास वही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार प्रदेश में धर्मांतरण पर कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जहां गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दिया है। कहा कि धर्मांतरण को लेकर जहां राज्य में जल्द ही एक सख्त कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण पर कानून पेश किया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के विषय पर और उससे जुड़े हुए अन्य जो मुद्दे हैं उस पर सरकार चर्चा कर रही है और हम जल्द ही इस विषय पर एक सशक्त कानून लाकर विधानसभा में पेश करेंगे। यह सामाजिक मामला है और इस पर कड़े प्रावधानों के बाद पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। वही छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बड़ी घटना सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम की पहुंच ने राज्य में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब इससे पहले ईडी की टीम भी उनके घर पर कार्रवाई कर चुकी है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भूपेश बघेल का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित बताया। सचिन पायलट ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई, यह कोई संयोग नहीं। पहले ईडी ने उनके घर पर कार्रवाई की। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित होकर यह सब करवाया जा रहा। विपक्षी नेताओं को परेशान करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल है। इन नक्सलियों पर कुल 26 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों के सामने आने का फैसला लिया, जिससे कि क्षेत्र में शांति की उम्मीदें बढ़ गई। यह कदम राज्य सरकार के पुनर्वास योजना के तहत उठाया गया है। वही सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन ने इसे एक महत्वपूर्ण सफलता माना है। उससे प्रभावित होकर आज 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों में से जो नक्सली शामिल है बटालियन नंबर 1, उसके अलावा जगरगुंडा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी में जो शामिल नक्सली थे, इनमें 26 लाख का इनाम जाहिर किया गया है। जैसे बंडू उर्फ बंडी मरकाम ये बटालियन का सदस्य था, पदाम सम्मी मुचाकी माँ से, और अन्य जो नक्सली है उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। काफ़ी बड़ी बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल रहे हैं, जैसे मिनपा जगरगुंडा में जो अंकुश की घटना हुई थी, कैंप अटैक करना, उसके अलावा जो शासन की जो विकास काम है उसको अवरोध करना, ये सब काम में सम्मिलित थे। लेकिन नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे भ्रमित होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और शासन की जो आत्मसमर्पण नीति अनुसार जो लाभ है उनको सभी अवेलेबल करा के दिए जाएंगे। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां पर 6 अप्रैल को रामनवमी का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को पीएम मोदी रामेश्वरम जाएंगे। पीएम मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पम्बन रेल पुल का उद्घाटन भी कर सकते हैं। पुल से रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। करीब 500 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर पुल से रेल की जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जा रही और इसी रामनवमी के खास मौके पर रामेश्वरम जाएंगे पीएम मोदी। इसी दौरान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पम्बन रेल पुल का भी इस दौरान उद्घाटन कर सकते हैं। इसकी लागत करीब 500 करोड़ की बताई जा रही, जिससे पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो 6 अप्रैल को रामनवमी के इस पावन पर्व पर पीएम मोदी रामेश्वर जाएंगे और इस दौरान ही रामनाथ स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ पम्बन रेल पुल का इस दौरान उद्घाटन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत हुए जमीन अधिग्रहण घोटाले में राज्य सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटगांव में जहां जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी दोषी करार दिए गए,
जांच में पाया गया कि इस घोटाले में IAS अभिषेक प्रकाश समेत कुल 11 अफसर दोषी हैं। इस घोटाले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी और अमरपाल सिंह भी शामिल है। देखिए इस रिपोर्ट को। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में IAS अभिषेक प्रकाश और तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह समेत 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे की रिपोर्ट को CM योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी। तत्कालीन DM अभिषेक प्रकाश रिश्वत मामले के आरोप में पिछले सप्ताह ही निलंबित किए जा चुके हैं। बाकी सभी सेवारत कर्मियों का निलंबन भी तय माना जा रहा है। इस घोटाले में आरक्षित श्रेणी की सरकारी भूमि भी अवैध रूप से घपलेबाजों के नाम कर दी गई, जो गंभीर प्रश्न उठाता है। जांच में ये सामने आया कि 36-37 साल पहले भी फर्जी पट्टा पत्रावली के आधार पर आवंटियों के नाम असंक्रमणीय और संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किए गए थे, जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को भी अवैध रूप से बेचने की अनुमति दी गई, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। इसके अलावा तमाम मामलों में खनौती में नाम दर्ज नहीं होने के बावजूद केवल रजिस्ट्री के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया गया, जो पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है। मामले की जांच कर रहे दुबे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अवैध रूप से यूपीडा को जमीन बेचकर जिन लोगों ने मुआवजा लिया है, उनसे धनराशि की नियमानुसार वसूली होगी और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने शहर में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को हैदरपुर फ्लाईओवर पर पाए जाने वाले आवारा पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल खोजने का निर्देश दिया है। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या न केवल सड़क पर यातायात के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि इससे नागरिकों के लिए भी असुविधा होती है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाएगा, जिससे इन पशुओं को सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल के लिए एक स्थायी समाधान मिल सके। विधान परिषद सदस्य बाबूलाल तिवारी हाल ही में जालौन पहुंचे। प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। वही विभिन्न योजनाओं का प्रदेश सरकार ने जनता को लाभ पहुंचाया। यूपी में अपराध और अपराधियों का सफाया हुआ, ये कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर सरकार ने जोर दिया है। बताते ये चले कि जालौन जनपद के उरई में स्थित जो रानी लक्ष्मीबाई सभागार, उसमें एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें यह सारी बातें कही गई। किसान सम्मान निधि, कन्या विद्या धन, कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लोगों को मकान देने का काम, लोगों को अनाज देने का काम, लोगों को शिक्षा देने का काम, लोगों को रोजगार देने का काम, मतलब सरकार ने चहुमुखी विकास करने का काम किया है और लोगों को जीवन बचाने के लिए आयुष्मान योजना देने का काम किया है, लोगों को पानी देने का काम किया है। और एक दो काम हो तो गिनाए। जिस क्षेत्र में कमी रह गई है उस क्षेत्र को भी पूरा करने में सरकार संवेदनशील है, ये बहुत बड़ी बात है। वह राजस्थान में पेपर लीक का मामला एक बार फिर से गहराने लगा है। जहां पिछली कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तो अब बीजेपी सरकार में पुलिस नकल माफिया और बड़ी रकम लेने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही। बताते यह चले कि SI से लेकर कई परीक्षाओं में अभियुक्त पकड़े गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी आरोप लगे हैं। इन सभी आरोपों को देखते हुए पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दम है तो जांच करवाएं, अन्यथा आरोप तो हर कोई लगा सकता है। लेकिन एक कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है, उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, SDM या विकास अधिकारी या नगर निकाय के EO कमिश्नर को काम करना है। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए और यही आज तक होता रहा है। लेकिन यहाँ तो बड़े मजे की बात है कि RSS और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बना दी, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं,
और अरुण चतुर्वेदी जी है और घनश्याम तिवारी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहाँ पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है। अगली खबर कश्मीर घाटी से है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। शोपिया पुलिस ने शोपिया के अलियापोरा में मोहम्मद अब्दुल तारी के घर पर छापेमारी की है। मोहम्मद अब्दुल्ला तारी JKDFP से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसके खिलाफ UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई भी जारी है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।